हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं ना 5th क्लास की बुक का एक चैप्टर है, 8th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, सभ्यता का आरंभ। तो सभ्यता का जो आरंभ था वो कैसे हुआ, मतलब कैसे फर्स्ट जो हमारे फार्मर थे वो कैसे बने, किसने मतलब खेती करना सीखा, ये सब कुछ इसके अंदर आपको पता चलेगा। तो सभ्यता का आरंभ कहाँ से हुआ, शुरू, आरंभ मतलब होता है स्टार्टअप, कैसे हुआ, कैसे सारा स्टार्ट हुआ। तो उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है कि जो हमारा पहला किसान था वो कौन था। तो अब आप जब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला किसान था वो कौन था, वो कैसे हुआ, कैसे हमारे पास आया, इस तरीके की थोड़ी चीज़ें। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हिम युग का अंत हुआ। हिम युग आप जानते हैं, हिम क्या होता है ना, हिम मतलब बर्फ होता है, हिम मतलब बर्फ होता है। हिम युग का अंत हुआ था। अब हिम आपको पता है क्या होता है, हिम मतलब है ना बर्फ होता है। पिघलती हुई बर्फ से विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी फैल गया था। अब ऑब्वियसली आप सभी को पता है, अगर बर्फ पिघलेगी तो वो पानी में तो बदलेगी ही। इसीलिए क्या हुआ, विश्व में कई भागों पर क्या हुआ, पानी फैल गया। शीघ्र ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया। फिर क्या हुआ, थोड़े ही टाइम बाद में, जल्दी ही लोगों ने क्या करा, जो मनुष्य वहाँ पे रह रहे थे उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया। शिकार करने वाले और फल व सब्जी इकट्ठा करने वाले इन लोगों को यह ज्ञान हो गया कि यदि वह अनाज के बीज गीली जमीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद उन्हें इसकी फसल तैयार मिलेगी। अब क्या बात है, देख लीजिए, उन्होंने क्या सीख लिया। पहले तो वो लोग सब्जी और फल ही खा रहे थे, लेकिन अब जो बात थी, अब उन्होंने ये सीख लिया था कि अगर किसी भी तरीके का बीज अगर हम गीली मिट्टी में बोएंगे या ज़मीन में डालेंगे तो उससे क्या होगा, फसल उगना शुरू हो जाएगी। उन्होंने जंगली गेहूं और जौ के बीज इकट्ठे किए और खेती शुरू की। पश्चिमी एशिया के प्रारंभिक, जो पश्चिमी एशिया है उसमें क्या हुआ, प्रारंभिक खेती। हाँ, तो आप लोगों को पता है कि जो प्रारंभिक खेती हुई, जो पहली बार खेती हुई वो कहाँ पर हुई, पश्चिमी एशिया में हुई। इस क्षेत्र में आज तुर्की, जॉर्डन और इराक स्थित है। और पश्चिमी एशिया में ही आज क्या क्या स्थित है, तुर्की, जॉर्डन और इराक यहीं पर है। किसानों ने भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को भी पालना सीख लिया था। किसानों ने भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को पालना भी सीख लिया था। ये उस समय पे हुआ था। तो आप लोग ये सब बातें याद रखिएगा कि कहाँ पर स्टार्ट हुआ, प्रारंभ कहाँ पे हुआ खेती का, आप देखेंगे पश्चिमी एशिया पर। फिर जो पश्चिमी एशिया है आज वहाँ पर क्या क्या है ये आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान रखिएगा। तो तुर्की, जॉर्डन और इराक। और जो किसान थे उन्होंने क्या क्या पालना स्टार्ट किया, भेड़, बकरी और सूअर को पालना स्टार्ट किया। तो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कृषि की खोज। का अर्थ था कि अब मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। अब जब उनको आ गया है कृषि करना, कृषि का अर्थ क्या है कि जब मनुष्य ने भोजन की तलाश में, अब मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या सीख लिया, कृषि करना सीख लिया। मनुष्य एक स्थान पर टिक कर रहने लगे। अब उन्हें घूमना नहीं पड़ा इधर उधर, उन्होंने स्थायी मकान बना लिए। पहले किसानों ने पत्थर के औजार, फिर धातु के औजार, तांबे के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। जो पहले किसान थे उन्हीं लोगों ने धीरे धीरे देखो पालतू पशु रखना स्टार्ट किया। फिर उसी के बाद में क्या किया कि उन्होंने अपने घर भी स्थायी बना लिए, और स्थायी घर बनाने के बाद में उन्होंने औजार बनाना भी स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, प्रथम नगर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम नगर। कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा। स्थायी मतलब एक ही जगह पर टिककर जीवन जीने लगा। गांव बसने लगे। धीरे धीरे गांव विकसित होकर नगर बन गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, गांव
विकसित होकर मतलब कि उसमें विकास हुआ और वही गांव शहर बने। सबसे पहले नगर, शहर मतलब नगर, सबसे पहले नगर किसी नदी के किनारे बसे। जो नगर थे वो पहले कहाँ बसे? किसी न किसी नदी के किनारे बसे। जैसे जैसे इन नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे फिर क्या हुआ? देखो, सड़कों और जल निकास प्रणाली का विकास हुआ। सड़कों और जल निकास प्रणाली का भी विकास होने लगा, ये सब भी बढ़ने लगा। नगरों में आपसी व्यापार होने लगा। फिर क्या हुआ? नगरों में आपसी व्यापार होने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो, और आई होप समझ आना भी चाहिए, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत इजी सा चैप्टर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रथम सभ्यताएं। प्रथम सभ्यताएं क्या है? तो खेती करने से पहली बार मनुष्य के पास इतना अनाज था जो बड़े जन समूह के लिए पर्याप्त था। मतलब कितना भी बड़ा समूह हो, इतना अनाज उनके पास होता था, कितना भी बड़ा समूह हो वो उन लोगों के लिए कम नहीं पड़ता था। ठीक है, हर किसी को अपने लिए अन्न उगाने की आवश्यकता नहीं थी। पर्सनली एक एक बंदे को जरूरत नहीं थी कि वो एक एक जन पूरा बार बार अपना फसल उगाए। कुछ लोग शिल्पकार बन गए। कुछ लोग क्या बने? शिल्पकार बने। उन्होंने घड़े और बर्तन बनाए। जो शिल्पकार हैं उन्होंने घड़े और बर्तन बनाए जिनमें किसान पानी और अनाज रखते थे। उनमें क्या करते थे वो लोग? अपना पानी और अनाज रखते थे। उन्होंने सुंदर जेवर और लकड़ी का सामान भी बनाया। फिर देखो, धीरे धीरे देख रहे हो आप लोग, व्यापार भी शुरू हो गया। अब वो सब ये सब जब ये चीज़ें वो अपने लिए बना रहे हैं, जब उन्होंने अपने लिए बनाया होगा उसी के बाद में फिर उन्होंने ये काम भी तो स्टार्ट किया होगा ना, कि इधर उधर भी दिया होगा। लोहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार फिर क्या बनाए? औजार बनाए। उन्होंने शस्त्र भी बनाए। इनके बदले में वे क्या लेते थे? उनसे अनाज लेते थे। उन्हें सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। अब ऑब्वियसली हम कहीं भी रहें, हमें वहाँ रहने के लिए, अगर आप मानिए स्कूल भी जाते हैं तो एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। वही डिसिप्लिन की ज़रूरत यहाँ पर भी थी। उस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए कुछ नियम यानी कि रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। ये प्रथम सभ्यताएं थी जो एशिया और अफ्रीका में पनपी थी। जो ये प्रथम सभ्यताएं थी वो कहाँ पनपी थी? एशिया और अफ्रीका में पनपी थी। तो अब आप देखेंगे कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। डैश में प्रारंभिक खेती हुई। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि प्रारंभिक खेती कहाँ हुई, तो आई थिंक आपको याद भी होगा, पश्चिमी एशिया पे। पहली रोटी बनाने के लिए अनाज को डैश से पीसा गया। किस चीज़ से पीसा गया होगा? सोचो, उन्होंने कुछ औजार बनाए थे ना। पहले किसानों ने डैश के औजार और डैश के शस्त्र बनाना भी सीख लिया था। किसके? वो भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया। कृषि की खोज से मानव एक डैश जीने लगा। एक जीवन तो जीने लगा, लेकिन कैसा? वो मैंने आपको पीछे बताया था, स्थायी, है ना। फिफ्थ आप देखिए अपने आप और इसको फिल कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है प्रथम सभ्यता। जो प्रथम सभ्यता थी उसमें सुमेर। अभी सुमेर क्या है हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, वर्तमान समय में क्या है? ये इराक है। इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी थी। जो ये सभ्यता थी, सुमेर सभ्यता थी, ये प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान यानी कि अभी के समय में क्या है? इराक है, में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में उपजाऊ जमीन पर पनपी। यहाँ रहने वाले लोग और जो यहाँ पे रहते थे उन लोगों को क्या कहा गया? सुमेरियन कहा गया। सुमेरियन वो लोग कहलाते थे। वे सुमेर शहर के रहने वाले थे। यद्यपि यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क थी। और यहाँ की जलवायु जो क्या थी? गर्म और शुष्क थी। यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उत्तम थी। अब वहाँ की जो जलवायु थी गर्म और शुष्क थी, इसीलिए वो भूमि क्या थी? कृषि के लिए उत्तम थी। किसानों ने शीघ्र ही नदियों में से खेतों तक सिंचाई के लिए नहरें बनाना सीख लिया। अब फिर लोगों ने क्या किया? किसानों ने क्या किया? जल्दी ही नदियों से खेतों तक की सिंचाई के लिए नहरें बनाना सीख लिया। देन
लिया। फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे हम परिचित हैं, उनका आविष्कार हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कई चीज़ों का आविष्कार हुआ। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सुमेर वासियों द्वारा किया गया कुछ चीज़ों का आविष्कार हुआ। और वो आविष्कार किसके द्वारा हुआ, सुमेर वासियों के द्वारा हुआ। और लगभग कितने साल पहले हुआ, तो 5000 वर्ष पूर्व हुआ। सुमेर वासियों ने पहला कैलेंडर, अब देखो, अब आपसे कोई पूछे कि कौन सी सभ्यता ने बनाया, तो सुमेर वासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय आरंभ किए। कुम्हार के पहिए को उन्होंने पहली बार वाहन के पहिए की तरह इस्तेमाल करा। जो कुम्हार एक पहिए का यूज अपने बर्तन बनाने के लिए कर रहा था, उन्होंने उस पहिए का यूज किस लिए किया, वाहन के पहिए बनाने के लिए यूज किया। ठीक है। सुमेर धातुकारों ने पहली बार टीन और तांबे के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। अब देखिए कांसे का उत्पादन किससे हुआ। और आपको मैं बताऊं, वैसे मैं पढ़ा तो 5th क्लास की बुक रही हूँ आप लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन है ना, मैंने 11th क्लास की बुक में भी देखा है कि कांसे का जो उत्पादन है वो किन धातुओं के मिश्रण से होता है। तो आप देखेंगे टीन और तांबे के मिश्रण से क्या होता है, कांसे का उत्पादन। अब आप देखिए, जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप 11th क्लास का क्वेश्चन हल कर रहे हैं यहाँ पे किया। उन्होंने लोगों के लिए नियमों की एक प्रणाली भी आरंभ की। सुमेरवासी जो थे वो अच्छे गणितज्ञ, यानी कि मैथ्स अच्छी आती थी, और ज्योतिष भी थे। वे पहले मानव थे जिन्होंने 1 घंटे को 60 मिनट में विभक्त किया। अब आपसे कोई पूछे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 1 घंटे को विभक्त किया कि 1 घंटा 60 मिनट का ही होगा, तो आप लोग बता सकते हैं सुमेरवासी थे। ठीक है। युद्धों की वजह से सुमेर की सभ्यता जो थी खत्म हो गई। जो सुमेरवासी थे उनकी सभ्यता खत्म कैसे हुई, युद्धों की वजह से हुई। युद्ध हुए होंगे, इसी कारण से उनकी सभ्यता खत्म हुई थी। ठीक है। परंतु भारत, मिस्र और चीन में सभ्यताओं ने जन्म लिया। फिर कहाँ जन्म लिया, भारत, मिस्र और चीन में सभ्यताओं ने जन्म लिया। सुमेर की सभ्यता की तरह यह भी नदियों के किनारे बसी। जैसे सुमेर सभ्यता नदी के किनारे बसी थी, वैसे ही जो दूसरी सभ्यता के लोगों ने मतलब आए, तो वो लोग भी नदियों के किनारे ही बसे। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे। ठीक है। अब कोई आपसे पूछे मिस्र जो सभ्यता थी वो कहाँ थी, तो नील नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। और चीन की शांग सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। कहाँ हुई, पीली नदी। चीन की शांग सभ्यता, चीन में कौन सी सभ्यता थी, शांग सभ्यता थी, जो कि पीली नदी के किनारे विकसित हुई। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, एक छोटा सा ड्राइंग है वो देख सकते हैं। सुमेर सभ्यता से संबंधित रेखा चित्र है। ये देखिए क्या है, रेखा चित्र है कि इस तरीके से यूज किया था उन लोगों ने पहले पहिए का, उसी का ये आपको चित्र दिखाया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो वो आप हल कीजिएगा, मतलब सॉल्व कीजिएगा। सुमेरियन डैश शहर के रहने वाले थे। कौन से शहर के रहने वाले थे बताइए। पहले उसका पुराना नाम कुछ और था, बाद अभी वर्तमान में क्या नया नाम है, वही। सुमेरवासियों ने पहला डैश डैश प्रथम डैश और प्रथम डैश आरंभ किए। क्या आरंभ किए थे, ये खालिस्तान भी आपको भरना है, मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को आपको बताने की जरूरत है। और कांसे का उत्पादन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, 11th क्लास का क्वेश्चन, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। सुमेरवासी अच्छे डैश और डैश थे। मैंने आपको बताया था कि वो लोग गणित भी अच्छी जानते थे और ज्योतिष भी थे। देखिए फिर भी मैंने आपकी हेल्प कर दी है, तो अब आगे जो है बाकी सारे आप फिल कर लीजिएगा। मिस्र की सभ्यता, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मिस्र की सभ्यता। प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी से पराश्रित थे। प्राचीन मिस्रवासी जो थे पीने के पानी और सिंचाई के लिए किस पर आश्रित थे, नील नदी पर आश्रित थे। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी, इससे नदी के किनारों पर क्या होता था, उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। किसान रोटी और बियर के लिए, देखिए वो लोग भी बियर पी रहे थे,
रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ, कपड़े के लिए फ्लैक्स, फल और सब्जियां उगाने लगे। उन्होंने मवेशी और भेड़ पालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बसेरे बढ़ते गए, इन बसेरों ने राज्यों का रूप ले लिया, जिसका एक राजा था। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते, जिन्हें क्या कहते थे? पिरामिड कहते थे। उन्हें पिरामिड कहते थे। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए क्या करते थे? प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिनको क्या कहते थे? पिरामिड कहते थे। आप यहाँ पे देखेंगे मिस्र के पिरामिडों से लिया गया चित्र है। जो पिरामिड बनाया होगा उसका कुछ चित्र है ये लोग मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। ये मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ वे सारी चीजें रख देते। अब क्या होता था देखो, मरणोपरांत, मरने के बाद में वो लोग क्या करते थे? इन सब चीजों में वो लोग भरोसा रखते थे, और मरने के बाद क्या करते थे? मकबरे में राजा के मृत यानी कि डेड बॉडी के साथ में कुछ चीजें रख देते थे। वो चीजें क्या है वो हम देख लेते हैं। वो कुछ चीजें रख देते थे जो अगले जीवन के लिए आवश्यक समझते थे। यानी कि मरने के बाद अगर वो अगला जीवन लेंगे, जीव बनेंगे, तो उनके लिए वो आवश्यक होंगी जो चीजें, वो उनके साथ रख देते थे। इन्हीं चीजों से वैज्ञानिकों को इस हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला। जो उन्होंने ये सब चीजें रखी, उन सब चीजों के कारण ही वैज्ञानिकों को ये सब पता चल चुका। तो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। बहुत फेमस है, बहुत बार बार नाम आता है हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता देखते हैं। 5000 वर्ष पूर्व यानी कि पहले प्राचीन भारत में हिंदू मैंने गलती से बोला, ये सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान समय में ये क्या है? पाकिस्तान है। सिंधु नदी के किनारे का जो हिस्सा है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, और हड़प्पा सभ्यता विकसित कहाँ हुई? सिंधु नदी के किनारे, जो कि अब पाकिस्तान है। ठीक है, यह मिस्र और सुमेर दोनों सभ्यताओं की अपेक्षा अधिक विकसित थी। मतलब वो लोग जितने विकसित थे उनसे ज्यादा ये थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत बड़े थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर जो थे वो बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी अधिक लोग रहते थे। कितने से भी ज्यादा? 40,000 से भी ज्यादा अधिक लोग रहते थे। प्रत्येक शहर में एक पहाड़ की चोटी और महत्वपूर्ण भवनों का समूह होता था। मतलब प्रत्येक जो शहर था उसमें क्या होता था? पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह रखते थे। कहाँ पर? पहाड़ की चोटी पर। आप यहाँ देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली मोटर। अब ये देखिए किस तरीके की मोटर है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मोटर है हड़प्पा सभ्यता ने जो इस्तेमाल की थी। ये लोग क्या करते थे? पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह वहां पे होता था। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नान घर और अनाज के गोदाम हुआ करते थे। और ये क्या होते थे? मंदिर, सार्वजनिक स्नान घर, स्नानागार मतलब कि जहाँ पे नहाया जाता है, और अनाज के गोदाम थे। हड़प्पा की गलियां सीधी थी, इनमें मकानों की कतारें थी। यहाँ पे गलियां सीधी थी, मकानों की कतारें थी, यानी कि लाइन। कतार मतलब होता है लाइन। इनमें से कुछ इमारतें 2 मंजिल की भी थी। इनमें से जो कुछ इमारतें थी वो क्या थी? 2 मंजिल की भी थी। बड़े मकानों में पीने के पानी के कुएं थे। किनमें? बड़े मकानों में। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की। मकानों में स्नानागार व शौचालय थे। और मोहनजोदड़ो ने क्या किया? पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था करी। अब आप जानते हैं जल निकास प्रणाली ना हो तो अगर हम घर में पानी यूज कर रहे हैं वो हमारे ही घरों में बस जाएगा। ठीक है, यानी कि जल को बाहर, जो हमारा यूज हो चुका है जो जल, उनको बाहर निकालने की प्रणाली किसने स्टार्ट करी? मोहनजोदड़ो ने स्टार्ट करी। और मकानों में स्नानागार और शौचालय भी उस टाइम पे बनाए गए थे। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, ये हमारी नेक्स्ट लाइन है। घर की नालियाँ, घर का गंदा जल गली वाली नली में ली जाती थी। गलियों में नालियाँ जो थी भूमि के नीचे थी। जो गलियों में नालियाँ थी वो कहाँ थी? भूमि के नीचे थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की लिखने की भी अपनी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की लिखने की भी अपनी ही प्रणाली थी। इनकी लेखन कला और उदाहरण मिट्टी की पट्टियां मोहरों के रूप से इस्तेमाल की जाती थी। इनकी लेखन कला के उदाहरण अगर देखें तो मिट्टी की पट्टियां मोहरों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये मोहरे व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरों पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती होंगी। जो ये पट्टियां थी ये किस लिए यूज में लाते थे वो लोग? उन्होंने उससे अपनी मोहर बना रखी थी। और वो मोहर किस लिए काम आती थी? जब व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरे कहीं भेजे जाते होंगे या लिए जाते होंगे तो उन पर वो लोग चिन्ह लगाते थे उस पट्टी से, जिसे उन्होंने अपनी मोहर बना रखा था। ऐसा भी समझा जाता है कि भूकंपों और बाढ़ों या महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गई। भूकंप, बाढ़ और महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हुई हैं। अब जो प्राचीन चीन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीन चीन, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। शांग नाम की प्राचीन चीनी सभ्यता पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने लेखन प्रणाली, रेशम के वस्त्रों और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। प्राचीन चीन के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में निपुण थे। शहरों में घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया जाता था। इन लोगों ने भी अपने राजाओं के लिए क्या किया था? मकबरे बनाए थे। अब देखो कितनी चीजें हुई ना। जो शांग नामक चीनी सभ्यता थी जो कि पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई थी, यहाँ के लोग क्या करते थे? अपनी लेखन प्रणाली रखते थे। रेशम के वस्त्र उन्होंने बनाए थे और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन उन्होंने बनाने स्टार्ट किए थे। ठीक है। प्राचीन चीन के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में बहुत निपुण थे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बना सकते थे। निपुण मतलब अच्छी तरीके से बना लेना। शहरों में घोड़े खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया जा रहा था। और क्या हो रहा था? शहरों में घोड़े खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया जा रहा था। इन लोगों ने भी अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए। अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए, क्योंकि ये भी मिस्र वासियों की तरह मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। मतलब कि मरने के बाद भी एक नया जीवन मिलेगा, इस तरह की नीति में वो लोग भी क्या करते थे? विश्वास रखते थे। इसीलिए वो अपने राजाओं के लिए मकबरे बनवाते थे। राजाओं के मकबरों में राजा के मृत शरीर के साथ नौकरों, सिपाहियों और जानवरों के मृत शरीर और अगले जन्म में काम आने वाली चीजें रखी जाती थी। वो लोग देखो उनके साथ में मृत नौकर, सिपाही और जानवर भी उन्हीं के साथ रख देते थे और उनके आगे काम आने वाली चीजें भी उनके साथ रखते थे कि भाई ठीक है, मरने के बाद भी इन लोगों को एक जीवन मिलेगा और उसके अंदर ये लोग उसको यूज कर सकेंगे, इसलिए वो लोग ये सब रख देते हैं। और यहीं पे हम लोगों का जो है चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप जो है ये आपका अभ्यास है, इसमें आप अपने क्वेश्चन, ये मैंने जिससे बुक ली है उस बच्चे ने भरी हुई है, बहुत पुरानी बुक है ये शायद, पर आप देख लीजिए आपके भी जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे। अब जब आप अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इसमें से आ रहा होगा। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।